नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सफेद मखमली बर्फ ने देवभूमि का श्रृंगार शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार बदले हुए मौसम का मिजाज लोगों की जान पर आफत है। सांसें सासत में हैं, जिंदगियां त्राहिमाम कर रही हैं, क्योंकि वो शहर जिसने बचपन के बीज को जवानी की पौध बनाया आंखों के सामने ढह रहा है। इसलिए आज चर्चा का विषय जोशीमठ कुछ कह रहा है। शंकराचार्य की तपोभूमि की उखड़ती परतें, रिसाव इस बात का प्रमाण है कि हमने उस शहर की बात नहीं सुनी। वो सहता रहा, कहता रहा और हम दरकिनार करते रहे। और आज जोशीमठ में रोज बदलते हालातों के बीच सरकार असमंजस्य की स्थिति से जूझ रही है। भूधसाव जारी है, पानी का रिसाव बढ़कर 250 एलपीएम हो चुका है। डरा रहा है विस्थापन लोगों की तादाद, जो विस्थापित लोग हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सियासी पिच पर सभी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कि जनता के दर्द को हूबहू आखिरकार समझने वाला कौन है। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ये सूबे का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिंदगियों का सवाल है। हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, साथ में बीजेपी से हनी पाठक हमारे साथ में मौजूद रहेंगी। हनी पाठक जी पहले भी जुड़ती रही हैं हमारे साथ में। हनी पाठक जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। भूवैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुशील कुमार। सुशील जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। ज्योतिर्पीठ के जो प्रवक्ता हैं ब्रजेश सत्ती, वो जुड़ेंगे हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत होगी हमारी। सुशील जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी। सुशील जी, जिस तरीके से जिस एक प्रोसेस को फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, उस प्रोसीजर को आप किस तरीके से देखते हैं और अभी किन तमाम चीजों की नीड है? आप पूजा जी देखिए, अभी जो सिचुएशन है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी जो एक्शन लिया था वो विस्थापित करने के लिए लिया था लोगों को, ताकि ये अभी क्या होगा कि जैसे जैसे लोड भी बढ़ेगा स्नो का ऊपर और पानी का रिसाव भी बढ़ेगा, तो उसके साथ में क्या होगा कि जो दरारें हैं वो और बढ़ेगी और जो स्थिति है और भयानक होती चली जाएगी। तो या पूरी तरह से या तो विस्थापित हो गए हैं या पूरी तरह विस्थापित नहीं हुए, तो उन्हें विस्थापित करने के लिए हमें इमीडिएट विस्थापित करना चाहिए, नहीं तो कैजुअलिटी भी हो सकती है उसमें। तो बहुत ध्यान से इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि अभी कोई एक्शन वैसे अब जियोलॉजिकल रिपोर्ट आएंगी या दूसरे जो अभी हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं लोग, या मूवमेंट स्टडीज कर रहे हैं कितना धसाव हो रहा है, वो सब चलता रहेगा बाद में। लेकिन इंपॉर्टेंट नीड जो है पूजा जी वो ये है इस समय। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट नीड्स का आपने जिक्र किया है, लेकिन सुशील जी देखिए, दो सवाल हैं इस समय पे। 70% पॉपुलेशन, अभी हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है वो सुरक्षित है, सिर्फ 30% जो है वो डेंजर जोन में है और उनको विस्थापित करने का क्रम लगातार चल भी रहा है। जो 70% है उसमें उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे लोड बढ़ेगा तो कुछ क्रैकिंग वहां भी आ सकती है, तो उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को इस समय। में हनी पाठक जी जुड़े हुए हैं। हनी पाठक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सुशील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर वो चीजें जो इस समय जरूरी हैं वो एहतियात गवर्नमेंट को बरतनी पड़ेंगी, लेकिन वो तमाम चीजें जो अभी इंप्लीमेंट की जा रही हैं उतनी मुनासिब नहीं है जितना उस दिशा में काम होना चाहिए। देखिए, जैसा कि पूजा जी, सुशील भाई साहब कह रहे हैं कि अभी और भी जगह पर दबाव अगर बनेगा तो और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बारिश और बर्फ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे जनमानस को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से शीतलहर और बर्फ का कहर देखने को मिल रहा है, पहले जब बर्फबारी होती थी तो पर्यटक आते थे और रोजगार में बढ़ावा देखने को मिलता था, चेहरे खिल जाते थे। मगर इस समय पीड़ा जो दिख रही है लोगों की, वो काफी, मुझे भी देख के काफी पीड़ा महसूस हो रही है कि इस समय बर्फ का इंतजार वो नहीं कर रहे हैं, इस समय वो ये मना रहे हैं कि बर्फ ना पड़े। तो ये सारी चीजें देख के दुख होता है। और
इसमें फिर राजनीति होने लगती है तो और दुख होता है। लेकिन हमारे राजनीति हनी पाठक जी, राजनीति कर कौन रहा है? देखिए, आप क्या अपने लोग ही एकजुट नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कभी कभी सत्ता या अवसर मौजूदा आपदा की स्थिति में ऐसे लोग फंस जाते हैं जो उतने जिम्मेदार नहीं है। इस बयान को आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो निशाना साधेगा ही, उसका काम है, लेकिन जब अपने ही लोग निशाना साधने लगे तो क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसा है, मैं उनकी बुद्धि का स्तर कहूंगी कि बुद्धि का स्तर इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो इस समय हम लोगों को जनमानस मेन प्राथमिकता है हमारी, कि जनता ने हमें वोट दिया है, जनता हमारे देव तुल्य जनता है, तो इस समय अपने देव तुल्य जनता के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 76 परिवारों को हीटर और ब्लोअर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा जो लोग होटल में रह रहे हैं उनके पास ऑलरेडी हीटर और ब्लोअर है, और 280 के करीब हॉट वाटर बोतल दी गई है। एक 516 लोगों को टोपी वगैरह का इंतजाम करके दिया है। मोजे, शॉल, कंबल, डेली यूज की किट दी गई है। इस तरह की इस समय जो जरूरत के मेन सामान है, बर्फ और ठंड को देखते हुए उसका इंतजाम इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान को काट गए। एक बार मैं सुना देती हूँ वो बयान। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान सुना दें आपको, फिर उसके बाद आएंगे उस पर। अब लोकतंत्र की यही विडंबना भी है और खूबसूरती भी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और इसलिए कई बार जो भार है ऐसे लोगों पर आ जाता है कि जो उस भार को उठाने के लायक नहीं होते हैं। इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूं कि प्राधिकरण जो गठित किए गए थे उनके पीछे यही सोच थी कि उत्तराखंड एक भूकंपीय दृष्टि से बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। भूगर्भीय हालत यहाँ की बहुत अनुकूल नहीं है, और इसलिए ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से निर्माण हो सके, विकास की योजनाएं हो सके, इस दिशा से विकास प्राधिकरण बनाए गए थे। वो तकलीफ तो होती है, कष्ट होता है। हनी जी, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। सुन रही थी आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को? निशाना किसकी तरफ हो सकता है? दुर्भाग्य से बागडोर उसको मिल जाती जी। देखिए, ऐसा है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बताएंगे कि उन्होंने निशाना किसके ऊपर साधा है। मेरा तो और हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का मेन मोटो है कि हमारी जनता किसी भी प्रकार से त्रस्त न हो। तो हमारे लिए मेन इस समय महत्वपूर्ण है हमारी जनता। तो हमारा ध्यान पूरी तरह से जनता पर है, और बाकी मुख्यमंत्री जी जाने, जैसे कि एक बार चिंतन शिविर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, जो मछली मुंह खोलती है वो ही जाल में फंसती है। तो बाकी वो जाने कि उनकी मानसिकता किस स्तर की रही है, उन्होंने क्या किसके ऊपर निशाना साधा है, किसके ऊपर नहीं साधा है। मगर हमारी प्रथम प्राथमिकता है हमारी जनता के बारे में सोचना और जनता के लिए ध्यान रखना। ठीक है, सरकार जनता के बारे में आपने बताया, बहुत सारी चीजें वितरित की गई हैं, कूलर, ब्लोअर और तमाम चीजें, लेकिन वहां की जनता कितनी संतुष्ट है? जनता कितनी संतुष्ट है? जनता से समझे। पूजा जी, जनता भी इस समय संतुष्ट चल रही है, और इवन सिर्फ जनता का ही नहीं, उनके मवेशियों का भी ध्यान हमारी सरकार रख रही है। 15,000 रुपए उनके मवेशियों के भी उसका इंतजाम कर रही है। और अभी 4 दिन पहले राजीव रंजन ब्रजेश सत्ती जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, पिछली बार अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि वो कार में मौजूद थे, ट्रैवल कर रहे थे। ब्रजेश जी, हनी पाठक जी कह रही हैं सरकार जी तोड़ प्रयास कर रही है। हालांकि ये प्रयास बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रयास देर से शुरू हुआ, पर परवान जरूर चढ़ेगा। देखिए, जो ये भाजपा प्रवक्ता जो वो कह रही हैं, इन्हें कल के उसमें जाना चाहिए कि जब इनके आपदा सचिव रंजीत सिन्हा जी यहाँ बता रहे थे ना तो पानी का रिसाव हो रहा है और ना भूधसाव हो रहा है, उसी समय में जो है जो भारत की जो है सीमांत इलाका है और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बद्रीनाथ धाम को भी जोड़ता है और भारत को जो है तिब्बत, चीन के अधिकार वाले तिब्बत सीमा से भी जोड़ता है और माणा बॉर्डर तक ही रास्ता जाता है। ये जो है एक मुख्य बाजार में, जोशीमठ में, और एक जहां पर गढ़वाल स्काउट्स है उससे 200 मीटर की दूरी पर जहां पर जल संस्थान की का कार्यालय है, वहां पर जो है दरारें आ गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपदा सचिव यहाँ कह रहे हैं वो सही है या जो जमीनी सच्चाई है। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। 26 दिसंबर को मैं
ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आदेश पर मैं और हमारे साथ एक डेलीगेशन जोशीमठ के लोगों का आपदा सचिव से मिला था और हमने उनसे जो है सारी चीजें ये वस्तुस्थिति से अवगत कराया था कि ऐसी स्थितियां हैं और हमने कहा था हेलंग का जो बाईपास का निर्माण हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए और जो ये टनल के अंदर काम हो रहा है उसको भी रोका जाए। तो उनका ये शब्द था कि भैया देखिए आप क्या चाहते हैं कि विकास न हो और आप हम रोक भी देंगे तो लोग वहां से आ जाएंगे और हल्ला करेंगे ये करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर कहने लगे कि 15 तारीख बैठक बुलाई है। तो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं हील हवाली हुई और जब पहला मामला जोशीमठ में नवंबर 2021 में आ गया और एसडीएम वहां मौजूद थी तो आखिर ये 14 महीने तक क्यों तो कहीं ना कहीं प्रशासन शासन की लापरवाही का ही यह नतीजा है कि आज जो जोशीमठ की जनता पीड़ित है। आप बता रही हैं कि हीटर कब दिए गए हैं? हीटर आज दिए गए हैं जब अखबारों की सुर्खियां बने। मैं स्वयं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के यहाँ हम लोग 15 तारीख को 7:30 बजे जो है जोशीमठ पहुंचे थे, ज्योतिर्मठ पहुंचे थे और उसके बाद हमने सबसे पहले काम ये किया कि शंकराचार्य जी ने कहा कि हमें भैया जो है पूजा अर्चना आज हम एक दिन नहीं करेंगे तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इन आपदा प्रभावित लोग जो है आपदा शिविर में रह रहे हैं इनके मर्म को, इनको दर्द को हमें समझना होगा जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले हम 7:35 पर जो नगर पालिका का राहत शिविर है हम वहां पे गए और हम वहां आपदा प्रभावितों से मिले। ब्रजेश जी 14 महीनों का जवाब एक बार हनी जी से ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और जिनको हम ग्राफिक्स के तौर पर चला भी रहे हैं हनी जी। देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना कि चूक हुई है। विकास कभी भी जान की कीमत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पूजा जी, विकास कभी भी किसी की जान की कीमत नहीं हो सकता। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल तरह से सहमत हूं। लेकिन अभी भी जैसा कि ज्योतिर्मठ पीठ के ब्रिजेश सती जी बता रहे हैं कि जो इन्होंने रिपोर्ट की बातें बताई और ये सब बातें बताई हैं, तो मैं इनको इस चीज के बारे में बताऊंगी कि अभी जो रिपोर्ट के बारे में जो बातें आई हैं उसमें अभी तक पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं हुई है कि इस विकास के कारण ही ये चीजें निकल कर आई हैं। उसके लिए पूरी साइंटिस्ट की टीम बैठाई गई है और रिपोर्ट अभी निकल कर नहीं आई है कि ये किस कारण से इस तरीके की आपदा का सामना करना पड़ा है। जब टीम में से निकलकर सत्यता आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि किस कारण से ये आपदा का सामना करना पड़ा है। जब टीम में से बात निकल कर आएगी साइंटिस्ट की तभी बात पता लगेगा। नहीं, एनटीपीसी ने तो खुद स्वीकार कर दिया ना कि उन्होंने जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं, एनटीपीसी ने ये बात नहीं स्वीकार करी है भाई साहब, एनटीपीसी ने ये बात स्वीकार नहीं करी है। इसमें ये कह दिया गया कि ये अफवाह है कि एनटीपीसी में से ये अभी निकला है, एनटीपीसी ने ये निकाला है कि जोशीमठ में भू धसाव का सच, एनटीपीसी टनल के पानी के रिसाव का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और जोशीमठ में भू धसाव की वजह से पानी एनटीपीसी टनल का है, ये अफवाह में करार दिया गया है। तो अभी ये अफवाह और सच के बीच में मापदंड चल रहा है। अभी तक सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है। जब सच्चाई निकलकर सामने आएगी तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किस वजह से ये आपदा का सामना करना पड़ा है। नहीं, कितना समय लगेगा इस सब चीज को जो है जो जांच आपके जो है वैज्ञानिक सब वहां पर बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो कब तक ये तथ्य सामने आएगा कि आखिर जल्दी सत्य सामने आ जाएगा ब्रिजेश भाई साहब, जल्दी ही ये सत्य सामने आ जाएगा। और आप तो खुद ही इतने बड़े पीठ के अध्यक्ष हैं और मठाधीश हैं, तो आपके सामने तो खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हनी जी एक इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जिसमें कांग्रेस भी कटघरे में आती है। शीशपाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। यह तथ्य है कि जोशीमठ के पास कोई ड्रेनेज प्लान नहीं था जिस वजह से यह आपदा आई है। जोशीमठ इतना पौराणिक शहर, आप विकास की बातें कर रहे हो, एनटीपीसी टनल खोद देंगे, हेलंग बाईपास, ये बाईपास, वो बाईपास, बहुत कुछ विकास हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बनाने की फुर्सत नहीं मिली, ना आपको मिली ना आपको मिली, दोनों को नहीं मिली। शीशपाल जी। जी पूजा जी सुन रहा हूँ, जवाब भी दीजिए फिर सर। हाँ देखिए पूजा जी, देखिए जहां तक जोशीमठ की आपदा का सवाल है, ब्रिजेश जी ने अभी विस्तार से वहां के बारे में आपको बताया। मैं उससे उन्होंने तो उनको घेरा है तो आप उनको कोड कर देंगे। हाँ, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनवाया? हरीश रावत जी को मैंने जोड़ा था, हरीश रावत जी कह रहे थे
कि एनटीपीसी ने बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया, हमने उनको रोका, कहा छोटी मशीनरी का इस्तेमाल कर लो, विकास कर लो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की बात तब उनके सामने नहीं आई थी क्या? पूजा जी आप पूरी बात सुनेंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2 बार इस संबंध में आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी जी की सरकार ने, जो जोशीमठ के स्टेक होल्डर थे, जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और जब हरीश रावत जी सरकार में आए, उनके सामने जब ये जोशीमठ की फाइल पुटअप हुई, तब 2 बार उन्होंने जो सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग और पीडब्ल्यूडी जो अन्य विभाग, मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार इतनी कमजोर थी कि आपने आदेश दे दिया, विभाग मान नहीं रहा है? पूजा जी आप एक बात कहिए, जब अब बाद की सरकारों को है ना उस पर आगे बढ़ने के लिए, बाद की सरकारें क्यों सोई रही जब आदेश दे दी कि उस पर काम क्यों नहीं हुआ? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आप कांग्रेस को घेरने की जगह सरकार से सवाल नहीं खड़ा कर दिए। जो 1900 साहब जब आपका पक्ष लेके उनको घेरूं तब तो मैं बड़ी अच्छी हूँ, और जब मैं आपसे सवाल कर लूं तो मैं बुरी हो जाती हूँ, ये तो फिर नहीं चल पाएगा ना सर। अरे पूजा जी 1 मिनट सुनिए, 2021 से वहां पर आंदोलन चल रहा है जोशीमठ में। जोशीमठ की जनता सड़क पे उतर के आंदोलन कर रही कि जोशीमठ को खतरा है। सरकार ने कितनी बार वार्ता की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से? कितनी बार गई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री वहां पर जोशीमठ की जनता से बात करने के लिए? अगर इन्होंने आपकी बात का एक लाइन में जवाब दे दिया ना तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगी, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई। और मैं यहाँ सुशील जी की भी बात का जवाब दे रही हूँ चल रहे हैं, और ब्रिजेश जी की भी बात का जवाब दे रही हूँ, जहाँ गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन ये किसी भी बात का अगर जवाब दे दिए तो मैं नतमस्तक। पूजा जी देखिए, पूजा जी दोनों दल हवा में नंगे। 2005 में एनडी तिवारी की सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, और आलम यह रहा कि जब वहां पर इतना जबरदस्त विरोध लोग उतारू हो गए थे कि इस परियोजना को नहीं बनने देंगे, तो एनडी तिवारी जी ने जो है देहरादून में ही इस योजना का शिलान्यास किया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों दलों की इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है, और बाकी से आप पूछ सकते हैं और लोगों से सवाल। हनी पाठक जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, वो तो नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे भी नहीं पाएंगे, मैं तो स्पष्ट बोल रही हूँ, वो दे भी नहीं पाएंगे। हरीश रावत जी जब नहीं दे पाए, जो सरकार चला रहा था, जब वो जवाब नहीं दे पाया, तो ये तो प्रवक्ता है, वो नहीं दे पाएंगे जवाब। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात से मैं पूरी तरीके से, देखिए पूजा जी, पूजा पांडे जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये किसी भी बात का कांग्रेस के कोई भी, आप दे दीजिए ना मैडम, आप दीजिए जवाब। कोई जवाब, मैं तो हर बात का जवाब दे रही हूँ। आप दीजिए, आप लोगों ने क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया? जब एनटीपीसी को दोबारा हरी झंडी दी गई कि आप भाई हैवी मशीनरी का वहां पर इस्तेमाल कर लीजिए, तब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अभी आप केदारनाथ में भी निर्माण कार्य करवा रहे हो, मैं पूरा निर्माण देख करके आई हूं मैडम, मैं गई हूं केदारनाथ, बद्रीनाथ भी गई, पूरा निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी ड्रेनेज की प्लानिंग अभी भी नहीं है, और वहां पर भी समस्या आएगी, ये तय है। देखिए ऐसा है पूजा जी, फिलहाल जो निर्माण कार्य को लेकर जैसे ही यहाँ पर आपदा आई है तो धामी जी ने सारे प्रोजेक्ट को त्वरित बंद करवाया है, और ये कहा है कि अभी पूरा टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग के बाद ही अब कोई भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है, जो अभी ब्रिजेश जी बोल रहे थे एनटीपीसी वाली बात, उस बात को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अभी तक तथ्य निकल कर नहीं आया है कि किस कारण से ये आपदा आई है। जब तथ्य निकल कर आएगा तब सवालों के घेरे में आने के लिए हम सब तैयार हैं। ब्रजेश जी देखिए अनिल जी, आप तो यहाँ एक तथ्य रख रहे हैं, दूसरा जो है आज ही आपके आपदा सचिव की जो है अखबारों में बयान आया है कि हम जो है हेलंग मारवाड़ी बाईपास की शुरू करने की संभावना, बिल्कुल मैं इसी सवाल पे आई थी कि हम वेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है? आप कह रही हैं एक तरफ बंद किया है और दूसरी ओर आप खोलने के लिए पूरी जो है अंदर खाने पूरी तैयारी। आपकी त्रिवेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के शासन काल में ही और जोशीमठ के शीर्ष पे औली में जो है गुप्ता बंधुओं की शादी हुई थी, कितना पर्यावरण का वहां नुकसान हुआ था, जरा बताइए। त्रिवेंद्र जी से ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। हनी जी, मैं ब्रजेश जी की बात का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि मैं उसी पर आ रही थी, तो मैं चाहूंगी कि उसको आप कोट कर दीजिए। आप सरकार का प्रतिनिधित्व यहां पर कर रही हैं इस चर्चा में, हेलंग बाईपास निर्माण की बात दोबारा से उठ रही है कि उसको आप दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। क्या आप यहां पर जनता के सामने इस बात को लेकर आश्वस्ति दे सकती हैं कि वो शुरू नहीं हो रहा है?
देखिए ऐसा है, जो ये सचिव की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस बात तरह का बयान दिया, अभी मैंने उस बयान को सुना नहीं है और ना ध्यान दिया उस बयान पे, अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान दिया तो जरूर उसके प्रति उन्होंने ये सब निर्देश देख लिए होंगे और उस पर तथ्य देख लिए होंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसी के बाद उन्होंने इस चीज को रखा गया होगा। और क्या है इसकी सच्चाई, मैं जब देख लूंगी तब उसके बाद उसके बारे में बात करूंगी। देखिए हनी जी, आप इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, पार्टी का मीन्स भाजपा मीन्स सरकार का पक्ष रखने के लिए आई है, और आप बिना अध्ययन के यहाँ पर आके बातें कर रही हैं। आपके जो है आपदा सचिव सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण बयान देते हैं कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास को मैंने काम की संभावना तलाश रहे हैं, और आप कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। तो आगे काम की संभावना तलाश रहे हैं। इससे पहले देखिए ब्रिजेश जी, आपने इससे पहले अभी क्या बयान दिया मुझे, आपने इससे पहले ये कहा है कि काम शुरू करवा रहे हैं, और अभी आपने ये कहा है कि काम की चीजें तलाश रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने ये सुना है और ये पढ़ा है कि संभावना बनने वाली है। देखिए ब्रिजेश जी, आप बात को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। मैंने ये सुना है और ये पढ़ा है कि उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन आपने मुझे ये भटकाते हुए कहा है कि उन्होंने कार्य को कराने के लिए बोल दिया है। उस पर मैं कंफ्यूज हूँ। ये बताइए मुझे, आप बात को घुमा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बात को घुमा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों हुई? आखिर क्यों स्टेटमेंट दिया गया? बीच में घुमा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं जी। उन्होंने कार्य को शुरू नहीं कर दिया है, उन्होंने कार्य को शुरू नहीं कर दिया है, उन्होंने कार्य को शुरू नहीं कर दिया। मैं एक स्टेटमेंट आपसे चाहती हूँ, एक स्टेटमेंट आपसे चाहती हूँ, उसके बाद हम इस डिबेट को क्लोज करेंगे कि क्या जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक सरकार हेलंग के काम को हरी झंडी देगी या नहीं देगी? स्पष्ट देखिए ऐसा है, जो भी हरी झंडी दिखाई जाएगी सब व्यवस्था को देखने के बाद ही दिखाई जाएगी कि किसी से जनमानस का कोई भी नुकसान ना हो। हमारे लिए जनमानस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देवतुल्य जनता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार से देवतुल्य जनता को किसी भी हानि का सामना न करना पड़े, उसको देखने के बाद ही कोई भी कार्य में तेजी से पालन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। यानी कि अभी बहुत कुछ कच्चा कच्चा पक्का पक्का सा नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि हेलंग के का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको वापस से हरी झंडी मिल सकती है। अपने आप में चौंका देने वाला है कि जब किसी क्षेत्र में दरारें रुक नहीं रही है, पानी का रिसाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप निर्माण कार्य की बात दोबारा से उठा कैसे सकते हैं? संवेदनशीलता कहीं तो होनी चाहिए, कहीं तो लोगों की सिसकियां आपके कानों पर पड़नी चाहिए। या फिर आपने इतना ज्यादा साउंड प्रूफ घर बनवा लिया है, कैबिन बनवा लिया है, दफ्तर बनवा लिया है कि लोगों की चीखें, आंसू और सिसकियां आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो धामी सरकार के हिस्से में आने वाले हैं अगर इस त्रासदी से वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ नहीं निपटते हैं। तो वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।